हेलो एवरीवन। ये वीडियो थर्ड पार्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स का। इससे पहले हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वो जाके देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने सेकेंड पार्ट में क्या टॉपिक्स देखे थे और वो क्या थे। एक बार उसका रिकैप आपको दिखा देते हैं। हमने सेकेंड पार्ट में ग्रिड रेफरेंस और स्केल के बारे में जाना था और हमारे ये सारे पार्ट्स रह गए थे, ये हमारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। कॉन्टूर्स कवर हो जाएगा, हमारे सेटलमेंट्स, ड्रेनेज सिस्टम, मैन मेड नेचुरल फीचर, ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। इसमें हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ मैप्स, क्या हमारे स्किल्स यूज़ हो रहे हैं, किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, इंडिया का कौन सा पार्ट लिया गया है, आपके सिलेबस में कौन सा पार्ट है, ये सब हमने इसमें कवर करा था। हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट, जो कि हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीफ ऑन द मैप एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ ऑन द मैप एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलीफ। रिलीफ का देखिए ज्योग्राफी में कुछ अलग मतलब होता है। आपका ये रिलीफ नॉर्मल रिलीफ से थोड़ा अलग है, ज्योग्राफिकल रिलीफ का मतलब कुछ और है। एक्चुअली क्या है कि अर्थ एक अनइवन स्ट्रक्चर है। अर्थ पे हिल्स भी हैं, अर्थ पे प्लेन्स भी हैं, प्लेटूज भी हैं, लो लैंड्स, हाई लैंड्स, ये सारी चीज़ें हैं। प्लेटूज कहते हैं एलिवेटेड लैंड को। ये सारी चीज़ें हैं। तो अर्थ एक प्लेन एरिया नहीं है, थोड़ा सा ऊपर माउंटेन्स सी हैं, कहीं पर थोड़ा डिप्रेशन है, इस तरीके से है। तो ये जो फीचर है अर्थ का, उसे रिलीफ कहते हैं। यानी कि रिलीफ एक्चुअली एक फिजिकल फीचर है। फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ को रिलीफ कहते हैं और उसे टोटल टेरेन भी बोला जाता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मेथड्स बनाए गए हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है हैक्योरिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारी शेडिंग करी जाती है, देखिए इसमें लिखा है अ शॉर्ट लाइन यूज फॉर शेडिंग एंड डिनोटिंग सरफेस इन रिलीफ एज इन द मैप ड्राइंग and draw in the direction of slope. Steep slopes, they are drawn close together than for the gentle slopes. On flat ground, they cannot be used. Not detailed, cannot determine the actual height. तो हैकरिंग क्या चीज़ है, देखिए ये उसकी एक फिगर है। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी एक एरिया को, मेनली हिली एरिया को दिखाने के लिए ये लाइंस यूज़ करी जाती हैं। जहाँ पर स्टीप है, यानी कि जहाँ पर स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप, 2 तरीके के स्लोप्स होते हैं हमारे, स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप। ठीक है, स्लोप तो जहाँ पर स्टीप स्लोप है, यानी कि जहाँ पर चढ़ाई बिल्कुल सीधी है, वहाँ पर लाइंस जो हैं वो बहुत क्लोज टुगेदर, देखिए यहाँ पर क्लोज टुगेदर बनी हुई हैं लाइंस कुछ। और जहाँ पर जेंटल स्लोप है, यानी कि पहाड़ से आप नीचे उतरते हैं तो थोड़ा जेंटल होता जाता है, नॉर्मल होता जाता है, तो वहाँ पर लाइंस दूर दूर बनाई जाती हैं। तो ये हैकरिंग एक टेक्निक है जिससे कि आप हिली एरिया किस तरीके का है, कहाँ पर स्टीप है यानी कि चढ़ाई ज़्यादा है, कहाँ पर जेंटल है, कहाँ पर नॉर्मल है, वो चीज़ दिखाने का एक तरीका है। बट इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि ये फ्लैट ग्राउंड पे यूज़ नहीं करा जा सकता और ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। इससे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये जो आपकी हिल है इसकी एक्चुअल हाइट क्या होगी। तो हाइट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, फ्लैट सरफेस पे ये नहीं चल सकता और इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल भी नहीं होती। ये बहुत पहले यूज़ हुआ करता था, उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया है। रिप्लेस किससे करा है वो भी आपको बताया जाएगा और कैसे रिप्लेस हुआ है ये भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल जो हमारी सेकेंड टेक्निक है वो है हिल शेडिंग। हिल शेडिंग ये बनी हुई है, ये भी लगभग हैकरिंग की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें लाइंस की जगह पर, जैसे यहाँ पर लाइंस यूज़ करी गई हैं, यहाँ पर डॉट्स का इस्तेमाल हुआ है। डॉट्स का, अब डॉट्स में आप देख सकते हैं ये जो आपको पार्ट दिख रहा है जिसमें डॉट्स थोड़े दूर दूर हैं, थोड़ा लाइट शेड दिख रहा है आपको, ये एरिया है जहाँ पर जेंटल स्लोप है। और ये जो एरिया है जहाँ पर डॉट्स बराबर में बहुत ज़्यादा गहरे डार्क कलर दिख रहा है, यहाँ पर आपका स्लोप जो है वो थोड़ा स्टीप है। एक बार आपको जेंटल स्लोप और स्टीप स्लोप एक्चुअल में किस तरीके से दिखते हैं उसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए मान लीजिए, अभी आप इसको मत देखिएगा, मान लीजिए ये एक हिल है,
कुछ इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये जेंटल स्लोप कहलाता है, और ये स्टीप बिल्कुल सीधा सीधा, इसे कहते हैं स्टीप स्लोप और इसे कहते हैं जेंटल स्लोप। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको जेंटल स्लोप और स्टीप स्लोप में फ़र्क पता चला होगा क्या है। तो ये वही माउंटेन को दिखाता है कि किस तरफ इसका स्टीप स्लोप है और किस तरफ इसका जेंटल स्लोप है, ये दिखाता है। हिल शेडिंग और हैकरिंग के थ्रू आप ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं। आपसे कहा गया था कि जो आपका हैकरिंग है वो जो है आपका रिप्लेस करा गया है किसी एक मेथड से, तो वो मेथड है कॉन्टोर्स से, क्योंकि कॉन्टोर्स एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और टोपोग्राफिकल मैप्स की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कड़ी है। आसान है, सीखना भी बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार समझना आ जाएगा तो बहुत ईजी है। तो कॉन्टोर्स एक्चुअली होते क्या हैं और उसको क्यों रिप्लेस करा गया, क्यों उसमें इतनी डिटेल्ड है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपके पास एक हिल दी हुई है। अब आपसे कहा गया कि भाई इस हिल को आप एक शीट पर बना के दिखाइए कि किसकी कितनी हाइट है, क्या है, और उसको कैसे पहचाने। तो देखिए 3D ड्राइंग तो आप कर नहीं सकते 2D शीट पर, तो उसके लिए क्या करा गया, एक टेक्निक बनाई गई कॉन्टोर लाइंस की। कॉन्टोर्स क्या होते हैं? कॉन्टोर्स वो पॉइंट होते हैं जो ज्वाइन करते हैं इक्वल एलिवेशन को। मान लीजिए कि ये एक हिल है, यहाँ पर अपना ग्राउंड है, ये अपना ग्राउंड एरिया आ गया, और ये वो एरिया आ गया जहाँ पे 500 फीट ऊंचाई है हिल की। तो हमने क्या करा, ऐसे ऐसे करके डॉट्स जो थे वो पुट कर दिए, और ऐसे ही डॉट्स पुट करने के बाद बाकी भी फिर डॉट्स पुट कर दिए। तो जब हम डॉट पुट करते चले जाएंगे अलग अलग हाइट्स के, यानी 500 फीट वाले एक दूसरे से ज्वाइन कर दिए, 1000 फीट वाले ज्वाइन कर दिए पॉइंट्स, फिर 1500 फीट्स वाले ज्वाइन कर दिए। ये सब जब हम ज्वाइन कर लेंगे और पेपर पे हम इसे ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये निचला हिस्सा हो गया, ये थोड़ा ऊपर बढ़े तो 500 फीट वाले पॉइंट्स ज्वाइन करके दिखाई देंगे, फिर 1000 वाले, फिर 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 और 4000। इस तरीके से कॉन्टोर लाइंस बनेंगी, इसी को हम कॉन्टोर्स कहते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या है? देखिए, इसमें पहले तो आपको ये पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ कितनी ऊंचाई पर है, यानी कि इस लाइन पर 500 वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं ये सब लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर होंगे। इसका मतलब ये है 1500 फीट वाली जो लाइन है उसका हर पॉइंट हिल पे 1500 फीट की ऊंचाई पर होगा। तो इससे एक लाइन ड्रॉ हो गई, इससे हमें पता चल गया कि लगभग कितनी ऊंची है हमारी हिल, कितनी ऊंची। देखिए कितनी ऊंची, सबसे ज़्यादा ऊंचाई आप देखिए कहाँ पर है, ये 4000 फीट पे है। देखिए 4000 फीट पे हमें सबसे ज़्यादा इसकी ऊंचाई पता चल गई, हमें कॉन्टूर्स का पता चल गया। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ आपको, अगर थोड़ा गौर दें कि ये जो पार्ट है ये थोड़ा दूर दूर बने हुए हैं लाइंस, ये बड़ी क्लोज हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो लाइंस, जो कॉन्टूर लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है वहाँ पर होता है जेंटल स्लोप, ठीक। और जो स्लोप, जो लाइंस, कॉन्टूर लाइंस थोड़ी पास पास हैं वहाँ पर होता है स्टीप स्लोप। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जेंटल स्लोप कहा था, तो देखिए ये जेंटल ही है। यहाँ पर हमने स्टीप स्लोप कहा था, तो देखिए ये स्टीप ही है। तो कॉन्टोर्स आके काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन हुई और काफ़ी इजी पड़ गया किसी भी एरिया को दिखाना, उसके स्लोप्स बताना, उसका कितनी ऊंचाई है वो बताना, बहुत इजी पड़ गया। तो इसलिए कॉन्टोर्स ने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है टोपोग्राफिकल मैप्स में। इसके अलावा जो बाकी हमारे मेथड्स हैं, पहले हमने पढ़ा हैकरिंग, दूसरा हिल शेडिंग, तीसरा कॉन्टोर्स। इसके अलावा हमारी जो कुछ मेथड्स हैं उसमें से एक आ जाता है फॉर्म लाइंस। फॉर्म लाइंस क्या है? फॉर्म लाइंस कॉन्टोर्स की तरह ही हैं, बट ये डॉटेड लाइंस होती हैं। कॉन्टोर लाइंस फुल लाइंस थी, ऐसे करके बन रही थी, कुछ इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड थी। लेकिन ये कैसी हैं फॉर्म लाइंस? ये ब्रेक्ड है, ऐसे ऐसे करके बनी हुई हैं, डॉटेड्स हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ, फॉर्म लाइंस कॉन्टूर लाइंस की तरह ही काम करती हैं, पर ये जो है एक एक्चुअल स्टडी के लिए यूज़ प्रॉपरली नहीं करी जा सकती, क्योंकि ये उस एरिया की हैं जहाँ पर एलिवेशन की एसेसिबिलिटी या फिर उसका सर्वे करा तो गया है, बट वो एस्टिमेटेड है, अप्रॉक्सीमेट है।
तो इस वजह से इसको डॉटेड लाइंस में दिखाया गया। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज कॉन्टूर लाइंस की तरह ही हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं दे आर कॉन्टूर लाइंस बट शो ओनली अप्रॉक्सीमेट हाइट्स above sea level as they used to indicate the elevation of the area which are not accessible for proper survey, hence made in broken lines. Okay? इसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है? इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी है हमारा स्पॉट हाइट, ट्रायंगुलेटेड हाइट और बेंचमार्क। स्पॉट हाइट क्या चीज़ है? स्पॉट हाइट देखिए, किसी भी एरिया में मान लीजिए ये एक प्लेन है, यहाँ पर एक स्पॉट बनाया और यहाँ पे लिख दिया 250, यहाँ पर एक स्पॉट बनाया, यहाँ पे लिख दिया 260। तो इसका मतलब क्या है? डॉट के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो एरिया उतना ऊंचा है, उतने मीटर ऊंचा है सी लेवल के। तो कुछ इस तरीके से वो शो होता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे डॉट बना हुआ है और 240 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एरिया सी लेवल से 240 मीटर ऊंचा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया सी लेवल से लगभग 400 मीटर ऊंचा है। यही सेम चीज़ ट्रायंगुलेटेड हाइट होती है, बस वहाँ पर डॉट्स रिप्लेस कर दिए जाते हैं ट्रायंगल्स के साथ। ट्रायंगल बनाया और फिर लिख दिया 340। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एरिया नॉर्मल सी लेवल से 340 फीट ऊंचा है। इसके अलावा हमारा आ जाता है बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इजी है। इसमें हमने क्या करा? इसमें हमने ट्रायंगल और हमने डॉट हटा दी और साथ में लिख दिया BM 200 फॉर एग्जाम्पल। BM 200 का मतलब क्या हुआ कि भाई ये एरिया हमारे सी लेवल से 200 मीटर ऊंचा है। और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है बेंचमार्क, और बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद ये बनाया जाता है, इसलिए ज़्यादातर सर्वेज वगैरह में इसे यूज़ करा जाता है। जो आपको अभी ऊपर कॉन्टोर्स बताए गए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर अब जो पूरा चैप्टर है वो कॉन्टोर्स के साथ ही डील करेगा। तो अब जब कॉन्टोर्स के साथ डील करेगा तो हम कॉन्टोर्स के कुछ एग्जाम्पल और कॉन्टोर्स कैसे दिखते हैं और उनका पेपर पे कैसे दिखते हैं और एक्चुअल में कैसे होते हैं उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। कॉन्टोर्स पेपर पे हम जो ड्राइंग करेंगे वो एक्चुअल में वो प्लेस कैसी देखेगी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिज पहले क्या होता है, इसको एक आपको एक्चुअल फोटो दिखा देते हैं। एक अलास्का रिज का फोटो है। इसका मतलब क्या है? माउंटेन्स हैं और वो लगातार हैं। लगातार माउंटेन्स जो बन जाती हैं उसे रिज कहा जाता है। देखिए ये माउंटेन्स बनी हुई है और ये लगातार है, तो इसे रिज कहा जाता है। तो रिज को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? अभी आप सिर्फ इतना देखिए, रिज हमारी किस तरीके रिप्रेजेंट होगी। ये इस तरीके से कॉन्टोर्स उसके दिखते हैं। और इसको जब हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ किस तरीके से हम कर सकते हैं? हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और हमने यहाँ पर लिख दिया मीटर्स में उनकी ऊंचाई, मीटर्स में उनकी ऊंचाई लिख दी। और हमने एक स्केल इस तरीके से रखा, ठीक है। और स्केल रखने के बाद ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट, इससे जितनी हाइट का ये वाला पॉइंट है, ये 1000 मीटर हाइट वाला है, तो 1000 मीटर तक इसको ले गए। ऐसे ही हमने इसकी ड्राइंग करी। जब हम ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करने के बाद ये पॉइंट्स क्रिएट हो जाएंगे, और जब इन पॉइंट्स को हम अटैच करेंगे तो इस तरीके से वो बन के आ जाएगा। देखिए इस तरीके से रिज दिखता है। अब कॉनकेव स्लोप, कॉनकेव स्लोप्स क्या होगा? अभी तक आपने पढ़ा होगा कॉनकेव लेंसेस जो कुछ इस तरीके से दिखते थे। तो यही चीज़ जो है आपको दिखानी चाहिए। इस तरीके जो स्लोप्स होते हैं उसे कॉनकेव स्लोप्स कहते हैं। तो कॉनकेव स्लोप्स के कॉन्टूर्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये भी सेम इसी तरीके से करा गया है। आपने स्केल रखा, आपने स्केल रखा, ये आपने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसको बनाने के बाद आपने जो कॉन्टूर्स हैं, ये कॉन्टूर्स कितना वाला है? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो 100 वाली जो लाइन थी उससे अटैच करके 100 तक जोड़ा, 200 वाले 200 तक जोड़ा। ऐसे करके आप लाइंस जोड़ते चले गए। जब आप लाइंस जोड़ते चले गए और आपने उनको मीट करा
तो वो कोनिकल हिल बन गई। इसी चीज़ को जिस तरीके से आपको बताया गया है कि इस तरीके से स्केल रखा जाता है और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करी जाती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और फिर इस तरीके से इन पॉइंट्स को जोड़ा जाता है, इसको क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। कभी कभार ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, आपको अपनी बुक्स में भी मिल जाएगा। बहुत रेयर देखा गया है कि एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आया है, बट आ भी सकता है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अब ये पढ़िए आप कोनिकल हिल। कोनिकल हिल भी इस तरीके से होती है, यानी कि ये कोन का शेप देने वाली जो हिल है उसे कोनिकल हिल कहते हैं। ये होती है कोन, और ये कोनिकल हिल इस तरीके से बनती है। अब बारी आ जाती है कॉन्वेक्स स्लोप की। कॉन्वेक्स स्लोप यानी आपने देखा हो कॉन्वेक्स लेंस, आपने देखा होगा इस तरीके से, तो ये इस तरीके से शेप दे रहा है। कॉन्वेक्स स्लोप इस तरीके से कहा जाता है। ये आपका था कॉनकेव स्लोप और ये आपका है कॉन्वेक्स स्लोप। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अब आप पूछेंगे सर ये वर्टिकल इंटरवल क्या है और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है? देखिए वर्टिकल से तो आप जानते हैं ऊंचाई, और हॉरिजॉन्टल से आप जाते हैं भाई इस तरीके से, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो वर्टिकल इंटरवल का मतलब क्या हुआ? दो पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है उसे वर्टिकल इंटरवल कहते हैं, और दो पॉइंट के बीच में ये ऐसे कितना डिस्टेंस है उसे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। अब इसको विद एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर सिर्फ एक ये वाली फिगर दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है ए से बी पॉइंट जो है वो 3 सेंटीमीटर दूर है। ये दिया हुआ है, कॉन्टूर्स दिए हुए हैं आपको, और वहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ए और बी एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर दूर है। आपको याद होगा, आपने स्केल हमेशा पढ़ा है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यही आपके में ज़्यादातर यूज़ होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर वाला। तो 3 सेंटीमीटर कितना हो गया भाई बताइए? यानी कि 3 सेंटीमीटर कितना हो गया? 3 किलोमीटर के बराबर। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए जब आप कॉन्टूर्स, यानी कि अब आपको देखनी है वर्टिकल इंटरवल क्या है। वर्टिकल इंटरवल आपको बताया गया था ऊंचाई। तो आप देखिए ये जो ऊंचाई है उसका इंटरवल कितना है? 100 मीटर से 200 मीटर के बीच में कितनी ऊंचाई हो गई? 100 मीटर। 200 मीटर से 300 मीटर के बीच में कितना डिफरेंस हुआ? 100 मीटर। 300 मीटर से 400 मीटर के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? 100 मीटर। तो यानी वर्टिकल इंटरवल जो हमारा आया वो आया हमारा 100 मीटर। समझ में आ गया? अब आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बता दीजिए। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आपको बताया था भाई, 2 पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है हॉरिजॉन्टली, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आपका कितना आया? 3 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर को अभी हमने चेंज करा था किलोमीटर में, तो ये हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, अब आपके पास VI भी आ गई, HE भी आ गई। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ग्रेडियंट। ठीक, तो ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? ग्रेडियंट का जो आपको फॉर्मूला बताया गया था वो था VI अपॉन HE। तो VI अपॉन HE ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। VI आपने निकाला था कितना? 100 मीटर, और आपने HE कितना निकाला था? 3 किलोमीटर। ठीक बात। अब आपको 100 मीटर है ये, आपने 3 किलोमीटर को भी आपने मीटर में चेंज कर लिया, तो ये कितना आ गया? 3000 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? जो ग्रेडियंट है वो हुआ 1/30 इक्वल्स टू 1:30। अब इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ वो आपको बता देते हैं। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि जब जब आप 30 मीटर चलेंगे तब तब ऊंचाई एक जगह की, जिस जगह का आपने ये ग्रेडियंट लिया है, वो 1 मीटर से बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ग्रेडियंट होता
2:50, 2:50। तो क्या मतलब होता कि अगर आप 50 मीटर चलेंगे तो ऊंचाई 2 मीटर से बढ़ जाएगी। और क्या उदाहरण ले सकते हैं, ग्रेडियंट 3:75 का क्या मतलब होता, अगर आप 75 मीटर चलेंगे तो ऊंचाई 3 मीटर से बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा ग्रेडियंट, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी आसान था और आपको पढ़ने में आसानी भी रही होगी। अब ग्रेडियंट के साथ साथ अब हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो आपकी ज्योग्राफी में आएंगी और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसके आप शेप को देख के आपको टोपोग्राफिकल मैप्स में आप काफ़ी चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहली चीज़ आ जाती है भाई वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली क्या है? अच्छा, एक चीज़ और है, आप ग्रेडियंट को इस तरीके से शो भी कर सकते हैं कि ए से लेके बी पॉइंट तक ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ग्रेडियंट कितना आ गया 1:30 आपने लिख भी दिया। देखिए वी शेप्ड वैली क्या होती है? वी शेप्ड वैली का मतलब होता है कि भाई पहाड़ हैं ऐसे करके और ऐसे करके, तो उसके इस बीच में जो वी शेप बनता है उसे हम वी शेप्ड वैली कहते हैं। तो वी शेप्ड वैली किस तरीके से दिखती है? वी शेप्ड वैली के कॉन्टूर्स कुछ इस तरीके से बनते हैं और जब आप इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो वो इस तरीके से ग्राफ में बनकर आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लेटूज। प्लेटूज मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वो लैंड जो कि एलिवेटेड होते हैं। देखिए ये माउंटेन्स नहीं हैं, ये माउंटेन्स नहीं होते हैं, बट ये एलिवेटेड लैंड होते हैं। ये आपका प्लेन एरिया दिख रहा है और एकदम से ये एलिवेटेड लैंड सा दिख गया आपको, इन्हें प्लेटूज कहते हैं। यानी ऊंचा लैंड आपको दिख जाता है प्लेन एरियाज के साथ साथ, तो उसे प्लेटूज कहते हैं। तो प्लेटूज किस तरीके से बनते हैं? ये आप प्लेटूज के काउंटर्स हो गए, या आपने उसके क्रॉस सेक्शन करा, क्रॉस सेक्शन करके जो आपने लाइंस ड्रॉ करी तो प्लेटूज कुछ इस तरीके से फॉर्म हो गए। इसके बाद आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट क्लिफ। क्लिफ किस तरीके से दिखती है भाई? क्लिफ कोई पहाड़ का छोर होता है, उसको हम क्लिफ कहते हैं। क्लिफ किस तरीके से दिखती है? देखिए ये रॉक हो गई, ये आपकी क्लिफ हो गई। देखिए इसको शेड कर देते हैं, ये आपकी रॉक, ये आपकी रॉक, ये आपकी क्लिफ, ये आपकी क्लिफ, ये आपका ओशन, ये आपका ओशन। तो ये किस तरीके से दिखती है? इसका कॉन्टूर इस तरीके से बना होता है और ये आपने बना दिया। अच्छा, इनका इंपॉर्टेंस ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभार आपको कॉन्टूर्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा भाई ये बताइए क्या चीज़ है, तो आपको देख के आपके पास इतना तो टाइम होगा नहीं, 2 घंटे का पेपर होता है कि आप पूरा ड्रॉ करें और फिर उसके बाद निकालने की क्लिफ है क्या है। तो इसको हम सिर्फ देख के ही पहचान सकते हैं। देखिए जहाँ पर भी कॉन्टूर्स बिल्कुल एक दूसरे करीब आ गए, देखिए तो ये क्लिफ बन रही है, बिल्कुल करीब आ गए एक दूसरे से, यानी कि वहाँ पे किनारा है। यानी कि जब कॉन्टूर्स बिल्कुल एक दूसरे करीब होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल स्टीप स्लोप हो जाता है। तो बिल्कुल स्टीप चीज़ आ गई, अब बिल्कुल डाउन चला गया। इसी के थ्रू आप सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। स्लोप्स को नज़र में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्टूर्स की फिगर देख के आप बता देंगे कि क्लिफ है, प्लेटू है, वी शेप्ड वैली है, क्या चीज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास आया वो है हमारे पास वाटरफॉल। भाई वाटरफॉल देखिए, वाटरफॉल यहाँ तक आराम से कॉन्टूर्स चले आपके, फिर एकदम से सारे कॉन्टूर्स यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं इस जगह पर, जैसे कि यहाँ पर एकदम से गिरावट आ गई, तो बिल्कुल स्टीप आ गया, बिल्कुल चढ़ाई। तो इसको देख के आप पता कर सकते हैं कि ये वाटरफॉल है। नेक्स्ट जब हम आगे जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं। पास। पास क्या चीज़ होती है भाई? पास किसे कहते हैं? पास इज फॉर्म्ड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स एंड सर्विस एज लैंड रूट्स अक्रॉस द माउंटेन रेंज। यानी कि 2 माउंटेन रेंज के बीच में कोई एक ऐसा एरिया जहाँ से आना जाना हो सकता है, उसे पास कहते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, काराकोरम पास, नाथुंगला पास, ये सब चीज़ें पास है। 2 माउंटेन रेंज के बीच में से जो रास्ता जा रहा है उसे पास कहते हैं। सेडल क्या होता है? सेडल होता है 2 माउंटेन्स के बीच में एक डिप्रेशन, यानी कि 2 माउंटेन्स बनी हुई है नॉर्मल,
और फिर उनके बीच में एकदम से एक डिप्रेशन है, फिर से दूसरी माउंटेन चालू हो गई है, यानी एकदम से गिरावट है, उसे सैडल कहते हैं। वो कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके अलावा हमारे पास कौन सी चीज़ आ गई? गैप। भाई गैप क्या है? गैप क्या है? लो डिप्रेशन क्लोज टू द ग्राउंड फाउंड बिटवीन द रेंज ऑफ हिल्स। यानी कि गैप क्या है? अगर सैडल को थोड़ा सा और डाउन कर दिया जाए तो वो जो होता है गैप। यानी कि सैडल मान लीजिए अगर ऐसे आ रहा था तो हमारा गैप बिल्कुल ऐसे जाएगा। तो ये चीज़ देखिए गहराई कितनी कितनी है। तो ये हमारा कौन सा है? सैडल। और ये हमारा कौन सा है? हमारा गैप है। इसके अलावा क्या चीज़ आ गई हमारी? कॉल। कॉल क्या है? कॉल इज फाउंड बिटवीन द रिज ऑफ वाटरशेड। रिज ऑफ वाटरशेड। अब ये वाटरशेड क्या है ये आपको अभी नीचे समझाते हैं। रिज आपने ऊपर समझ लिया था कि क्या होता है, माउंटेन से एक साथ होती हैं तो उसे रिज कहते हैं। वाटरशेड क्या है ये भी आपको दिखा देंगे। तो आपको कॉल तभी समझना आएगा। कॉल दिखता कैसा है, आप इसमें ये चीज़ पता कर सकते हैं। भाई ये चीज़ दिखती कैसी है, कुछ इस तरीके से होती है। पहले आप लेकिन वाटरशेड समझ लीजिए। देखिए वाटरशेड क्या है, एक्चुअली ये पूरी दुनिया एक वाटरशेड ही है। हम जहाँ पर भी दुनिया में रहते हैं, चाहे हम पहाड़ों पे रहें, चाहे हम लैंड पे रहें, हम सी किनारे पे रहें, हम ओशन के आसपास रहें, कहीं पर भी रहें, पूरी दुनिया में पानी का फ्लो चलता रहता है। वो माउंटेन्स से स्टार्ट होता है, रिवर्स की तरह हमारे पूरे लैंड में जाता है, और हमारा बहुत सा वाटर जो है वो अंडरग्राउंड भी होता है, ज़मीन के नीचे बहता है, और फिर घूम फिर के कहीं ना कहीं ओशन में जाके मिल जाता है। उसे वाटरशेड कहते हैं। ठीक है, तो कॉल हमारा क्या था? मेरे ख्याल से आपको वाटरशेड समझना आ गया होगा। एक बार कॉल हम दोबारा देख लेते हैं। तो कॉल क्या है? कभी भी वाटरशेड जो माउंटेन्स बनी हुई हैं उनके थ्रू नहर निकल रही हैं, पानी का जाना हो रहा है, और उसकी वजह से जो डिप्रेशन बन जाता है उसे कॉल कहते हैं। यानी कि वाटरशेड की वजह से अगर कोई डिप्रेशन बन रहा है उसे कॉल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे मैप्स का, ज्योग्राफी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे डायरेक्शंस। क्योंकि विदाउट डायरेक्शंस तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। आपको कैसे पता चले कहाँ कब जाना है? नहीं पता चल सकता। तो क्या चीज़ है हमारा, जो हमारे जितने भी मैप होते हैं उसमें नॉर्थ साउथ एक लाइन दी हुई होती है, और वहाँ पर नॉर्थ का मतलब होता है ट्रू नॉर्थ या फिर ज्योग्राफिकल नॉर्थ। आपको पहले बताया गया था एक मैग्नेटिक नॉर्थ भी होता है जो कि वीडियो 1 में डिस्क्राइब्ड है। अगेन मैं आपसे कहना चाहता हूँ वीडियो 1 और वीडियो 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उन्हें देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो समझने आएगी, वरना इसको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको। तो क्या है, नॉर्थ हमारा हमेशा ट्रू नॉर्थ शो करता है। इससे हम डायरेक्शंस का यहाँ पर क्या यूज़ है? भाई यहाँ पर ये यूज़ है कि मान लीजिए ये आपको एक मैप दिया हुआ है और आपसे कहा गया कि साहब ये नदी जा रही है, ये नदी इस तरफ बह रही है या इस तरफ बह रही है? आप बताओ, आप बताओ। नहीं बता पाओगे तो कैसे पता लगाओगे? इसके लिए कुछ चीज़ें जो हमें जाननी पड़ेंगी। या फिर ये आपका एक एरिया है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब आप बताइए, ए और बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट बी से किस डायरेक्शन में है? तो यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ये जांचना कि दो जगहें एक दूसरे से किस डायरेक्शन में है, या फिर कौन सी नदी किस डायरेक्शन में बह रही है, वो यहाँ से बह रही है या यहाँ से बह रही है। तो ये चीज़ आप पता लगाते हैं डायरेक्शंस के थ्रू। इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं टोपो शीट दिखाकर। देखिए जो भी क्लास 10th में बच्चे होंगे उनके किताबों में ये मैप ज़रूर होगा। ये एक टोपो शीट है, ठीक। अब ये टोपो शीट जो है ये 45D10 की है, 45D10 की ये टोपो शीट है। तो इसमें क्या है, इसमें एक रिवर शो करी गई है, सीपू नदी जिसका नाम है। क्या नाम है? सीपू नदी। ये जो नदी दी गई है ये सीपू नदी है। तो आपसे अगर ये पूछ लिया गया कि भाई सीपू नदी किस तरफ बह रही है, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट की तरफ बह रही है, तो आप क्या बताएंगे? पहली बात तो आप ये देख लीजिए, ना ही ये नॉर्थ है, क्योंकि नॉर्थ होता है ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ये नदी कुछ इस तरीके से बह रही है, ठीक। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन से डायरेक्शन में बह रही है, यानी किस डायरेक्शन में ये जा रही है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में?
तो इसको पता लगाने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। आपने अभी ऊपर पढ़ा था स्पॉट हाइट, ट्रायंगुलेटेड हाइट, कॉन्टोर्स, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो आपको इतना तो पता है जो चीज़ ऊंची होती है वहीं से चीज़ नीचे जाती है, तभी तो हिल्स से पानी बहता है। सही बात है। इसी वजह से हम ये देखेंगे कि ये वाला एरिया ऊंचा है या ये वाला एरिया ऊंचा है। जो एरिया ऊंचा होगा उस तरफ से ही नदी बह रही होगी नीचे की तरफ। इसको देखने के लिए हमने क्या करा, इसको देखने के लिए यहाँ पर आसपास के हमने देखना शुरू कर दिया। क्या हमें कोई स्पॉट हाइट दिख रही है? देखिए पहली हाइट हमें दिख गई, स्पॉट हाइट 237। फिर हमने और हाइट पता लगाई, हमने भाई ये हमें एक और हाइट दिख गई 249। हमने और हाइट पता लगाते हैं, देखिए और हाइट क्या आपको दिख रही हैं? देखिए 261। तो हमने 261 यहाँ पर है, 261 से कम क्या है? 249 है। 249 से कम क्या है आपकी? 237 है। तो इसका मतलब जो ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह है वो तो ये है, तो ज़रूर नदी यहाँ से बह रही है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन कौन सा हुआ? डायरेक्शन आपको बता देते हैं, बना के ही दिखा देते हैं। मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ? ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। और ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? हमारा साउथ वेस्ट हो गया। यानी कि जो सीपू नदी है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। तो अगर आपने इससे किसी ने पूछ लिया कि सीपू नदी कौन से डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन की तरफ बहती है, तो आप बता सकते हैं सीपू नदी फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। ये आपका आंसर हुआ। ठीक बात। इसके अलावा जो आपको दूसरा पॉइंट बताया गया था वो ये बताया गया था कि एक जगह से दूसरे जगह का क्या डायरेक्शन है। मान लीजिए ये हमारा एक शहर है और एक हमारा ये शहर है। ठीक, आपसे कहा गया भाई इस शहर से ये बी शहर के बारे में बताओ कि कौन से डायरेक्शन में पड़ता है। तो आप क्या करेंगे? आपने कहा ठीक है जी बता देते हैं। आपने फिर से कंपास बना लिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये वाला कौन सा एरिया हुआ? ये हुआ नॉर्थ वेस्ट। और ये वाला एरिया कौन सा हुआ? साउथ ईस्ट। तो आपने कहा ए शहर से बी शहर जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसके थ्रू, डायरेक्शंस के थ्रू हमें पता चल जाता है मैप्स में कौन सी जगह कहाँ पर लोकेट है, कौन सी जगह कहाँ से फ्लो हो रही है। आपको समझ में आ गया स्पॉट हाइट का इसमें रोल था। स्पॉट हाइट के थ्रू ही हम पता लगा पाए कि कौन सा एरिया किस तरफ बहता है, सॉरी कौन सी नदी किस तरफ बहती है, और या फिर कौन सा एरिया किस जगह पर है, और उससे दूसरा जो एरिया है वो कौन से डायरेक्शन में है। अब हमने डायरेक्शंस तो पढ़ लिए, रिवर फ्लो भी देख लिया और डिस्टेंसेस भी देख ली, वन प्लेस टू अनदर डायरेक्शन क्या है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि भाई आप पता लगाइए डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस में दो तरीके हैं, एज अ क्रो फ्लाइज और स्ट्रेट लाइन, यानी कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। बी पॉइंट को बना देते हैं चलिए यहाँ, इनके में ये रोड जा रही है और ये यहाँ तक पहुँच गई रोड। तो हम पूछा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की क्या डिस्टेंस है। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है एज अ क्रो फ्लाइज। क्रो जो होता है पंछी, वो बिल्कुल सीधी तरीके से जाता है, बिल्कुल सीधा सीधा उड़ता है, तो उसे स्ट्रेट लाइन या फिर एज अ क्रो फ्लाइज कहा जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना स्केल रखेंगे और आप देखेंगे कितने सेंटीमीटर ये आया। मान लीजिए ए से बी पॉइंट का जो आया सेंटीमीटर, वो आया आपका 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ? आपने पढ़ा था पहले 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर का हम स्केल लेकर चलते हैं। तो 5 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ? 5 किलोमीटर के बराबर। ये आपका आंसर आ गया एज अ क्रो फ्लाइज के तरीके से। दूसरा क्या है हमारा? कर्व, यानी कि कर्व के थ्रू,
यानी कि स्ट्रेट लाइन की जगह ये हमारी रोड से जा रही है मान लीजिए। तो हमने क्या करा, रोड के हिसाब से नापना चाहा। हम क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे या फिर कोई सी पेपर स्ट्रिप ले सकते हैं आप, और वो उसको पूरा इस तरीके से, दूसरे कलर से शो करते हैं ब्लैक से, पूरा आप रोड पे इस तरीके से नापने की कोशिश करेंगे। नाप लिया और आपने थ्रेड फिर बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट रखी और उसके बराबर में आपने रख दिया अपना स्केल रख दिया। आपने स्केल जब नापा तो थ्रेड जो आई वो आई आपकी, मान लीजिए जो थ्रेड आई वो आई आपकी लगभग 7 सेंटीमीटर की। इसका मतलब क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 7 किलोमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को आप 1 किलोमीटर के हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो 7 सेंटीमीटर क्या हुआ, ये हुआ। तो एज अ क्रो फ्लाई से तो आ रही थी आपकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर और कर्व से आई आपकी 7 किलोमीटर। ठीक है। टोपो शीट पर भी अगर आप इसका एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए कि दो आप कोई से भी शहर ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एक ये शहर ले लिया, दूसरा आपने ये शहर ले लिया। अगर आप सीधी सीधी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आप ऐसे करके कर सकते हैं और उसको स्केल पे रख लेंगे, सेंटीमीटर नापेंगे। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर आया तो वो 2 किलोमीटर के बराबर हो गया। और अगर आपको देखना है रोड्स के थ्रू, तो ये आपकी रोड से जा रही हैं, आपने इस रोड पे थ्रेड रखी, नापा, वो आया 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका डिस्टेंस कितनी हो गई, 2.5 किलोमीटर। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया कैलकुलेटिंग एरियाज। कैलकुलेटिंग एरियाज में आपको ब्रैकेट में ऑलरेडी हमने दे रखा है स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो आपको जो ग्रिड्स बेसिकली दी जाती हैं वो 2x2 सेंटीमीटर्स की होती हैं। ये जो ग्रिड्स हैं इसका मतलब 1x1 किलोमीटर इनका एरिया हो गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर हुआ। ये आपका एरिया आ गया एक ग्रिड का। 1 ग्रिड का एरिया कितना आ गया आपका, 1 किलोमीटर स्क्वायर का। अब अगर आपको कोई सी फिगर दे रखी हो, उसका आपको एरिया निकालना, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसमें पहले ग्रिड फॉर्मेशन करेंगे, आप उसमें ग्रिड्स बनाएंगे। अब मान लीजिए आपको ये एरिया दिया हुआ था और आपने इसमें ग्रिड्स भी इस तरीके से बना ली। बनाने के बाद जो फुल ग्रिड, प्रॉपर ग्रिड बन गए, उसे तो हम पूरा एक ग्रिड मानेंगे। यानी कि 4 तो आपकी ये हो गई, यानी कि 4 किलोमीटर स्क्वायर तो आपका ऐसी एरिया आ गया। प्लस जो आपकी आधे से थोड़ी कम होती, आधी होती हैं लगभग, उसे 1/2 मान लेते हैं। जो आपकी आधी से भी कम होती है उसे 1/3 ग्रिड मान लेते हैं। और जो आपकी होती हैं जैसे कि ये वाली ग्रिड, उसे 2/3 मान लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपने क्या करा, इन सब का एरिया आपने निकाला। अब 1/2 वाली का ग्रिड कैसे निकालेंगे आप एरिया, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर किलोमीटर, इसका मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर किलोमीटर प्लस 1 स्क्वायर किलोमीटर मल्टीप्लाइड, सॉरी। और आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आपको एरिया निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सारे स्क्वायर्स का एरिया प्लस कर देंगे और आपको एरिया मिल जाएगा। दोबारा देखना है तो दोबारा देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो भी सकती है इसके बारे में। तो आपने क्या करा इसके बारे में, आपके 4 तो स्क्वायर थे आपके प्रॉपर, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर से उनकी मल्टीप्लाई हो गई। प्लस अब 1/3 वाले देखिए, 1/3 वाले कितने, 1/3 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 4 हैं आपके 1/3 वाले मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक। अब आपके देख लेते हैं भाई 2/3 वाले कितने हैं, प्लस 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हैं आपके 2/3 वाले मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर किलोमीटर। प्लस अब आपके देख लेते हैं 1/2 वाले कितने हैं, 1 है, 2 है, यानी कि 2 इंटू
1/2 × 1 स्क्वायर किलोमीटर। आपने इस सब को ऐड कर दिया, जो अभी आपको लिख के दिखाया था, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, याद रखिएगा जितना भी आप एरिया कैलकुलेट करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट एरिया ही आपको देगा, ये प्रॉपर एरिया आपको नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एरिया आपके सामने लेकिन ज़रूर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ड्रेनेज। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम वो होता है जिसको हम रिवर सिस्टम भी कहते हैं बेसिकली, और ये वो पैटर्न है जो स्ट्रीम्स, रिवर, लेक्स के द्वारा बनाया जाता है ड्रेनेज बेसिन में जाने के लिए। यानी कि आपने देखा होगा, इस वाटर शेड वाले फोटो को हम दोबारा देख के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रिवर्स यहाँ से आने स्टार्ट हुई, ऐसे करके ये ट्रिब्यूटरीज शहरों के अंदर भी चली जाती हैं। तो पानी किस किस तरीके से कहाँ कहाँ बह रहा है और फाइनली कहाँ पर आके मिल रहा है, जैसे ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं, उस चीज़ को ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। यानी कि रिवर्स किस तरीके से फ्लो कर रही हैं अलग अलग जगह पर, या फिर लेक्स किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, उस पूरे सिस्टम को, पानी किस तरीके से कहाँ जा रहा है, उसे ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। आपके सिलेबस में 3 टाइप्स दे रखे हैं ड्रेनेज सिस्टम के, डेंड्रिटिक पैटर्न और सिस्टम, ट्रायल्स और रेडियल। अब इनको पहचाने कैसे? इसमें आपको 4 फोटोज़ दिख रहे हैं। इन 4 फोटोज़ में से आपके में ये वाला नहीं है तो इसे मत देखिए बिल्कुल भी। आपको कौन सा देखना है? डेंड्रिटिक। आपको कौन सा देखना है? ट्रायलिस और ये रेडियल। तो डेंड्रिटिक पैटर्न कैसा होता है? मान लीजिए ये मेन नदी आपकी जा रही है, तो यहाँ से उसकी ट्रिब्यूटरी गई, एक ये ट्रिब्यूटरी गई, ये ट्रिब्यूटरी गई, ऐसे ट्रिब्यूटरी गई। इस ट्रिब्यूटरी मतलब शाखाएं, नहरें, शाखाएं जा रही हैं। तो ये जब ट्रिब्यूटरी जा रही हैं तो आप ये देखेंगे जो इनका जाने का तरीका है वो पेड़ की शाखाओं की तरह लगेगा, पेड़ की जड़ों की तरह लगेगा, सॉरी रूट्स की तरह। और इसमें जो एंगल बनेगा, एंगल बना के दिखा देते हैं, ये जो एंगल बनेंगे ये एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि 90 डिग्री से कम वाले एंगल बन रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो ये इस तरीके से आपको जो पैटर्न दिखेगा उसे कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। इसके बाद आ जाता है हमारा ट्रालिस पैटर्न। ट्रालिस पैटर्न में क्या है? इस तरीके से मान लीजिए जा रही है आपकी नदी और उसकी शाखाएं कुछ इस तरीके से गई, यानी कि आप देखिए ये लगभग 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रायलिस पैटर्न। ठीक है, ट्रायलिस ऐसा है, डेंड्रिटिक कैसा था? ऐसा। तो यहाँ पर बन रहा था 90 डिग्री से कम वाला एंगल, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री वाला एंगल। इजी मेथड है, इससे ही आप जानकारी रख सकते हैं, इजी पड़ेगा आप लोगों को। इसके अलावा रेडियल पैटर्न क्या है? रेडियल पैटर्न क्या है भाई? एक सर्कुलर सी जगह में से इस तरीके से शाखाएं निकल रही होती हैं, उसे कहते हैं रेडियल। वो सर्कुलर सा फील होता है, सर्कुलर सा फील होता है, एक्चुअल में सर्कुलर होता नहीं है। ये कब होता है? मान लीजिए इसको दिखा देते हैं, इसमें वॉल्केनो का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कि यहाँ से वॉल्केनो है और यहाँ से चीज़ें सारी जब नीचे बहेंगी तो ऐसा लगेगा कि वो सर्कुलर वे से निकल रही हैं, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाएंगे, तो उसे कहते हैं रेडियल पैटर्न। ठीक, तो ये आपके ड्रेनेज पैटर्न हो गए। ड्रेनेज पैटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं आपके टोपोग्राफिकल मैप जब भी दिया जाता है, उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई 45 17 आप ग्रिड स्क्वायर खोलिए और उसमें बताइए कौन सा पैटर्न है, इस ग्रिड में कौन सा पैटर्न है, तो आपको ग्रिड पैटर्न्स पहचानने पड़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या है? नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया रिवर। भाई रिवर क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, उसका माउथ क्या होता है वो देखिए। सोर्स क्या होता है? सोर्स ज़्यादातर हाईलैंड होता है। हाईलैंड मतलब
जो ऊंचाई पे लैंड होते हैं यानी माउंटेनियस रीजन जो होते हैं वो उसका जो होते हैं वो सोर्सेज होते हैं। ग्लेशियर्स से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बर्फ़ पिघलता है, तब वहाँ से वो पानी बनता है, तो ऊंचाई से वो आते हैं, इस वजह से उस एरिया को हाईलैंड कहा जाता है और वही उसके सोर्स कहलाते हैं। इसमें अपर या फिर यंग एज भी कहा जाता है, इसे अपर या फिर यंग एज भी कहा जाता है। इसे मिड या मिड एज भी कहा जाता है और इसे मिड या फिर मैच्योर भी कहा जाता है और इसे लोअर या फिर ओल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल स्टीप वाला पार्ट था उसे अपर या यंग एज कहा जाएगा। मिडिल जहाँ पर कि आपके प्लेन्स एरियाज आ गए, जो प्लेन एरियाज, ये हिली एरियाज हैं, देखें ये आपके हिली एरियाज हैं, ये आपके प्लेन एरियाज हैं और ये आपके लोलैंड्स हैं। ठीक है, तो ये जो आपका मिडिल एज आ गया, मैच्योरिटी वाला पीरियड है, ये आपका लोअर ओल्ड वाला आ गया। इसके साथ साथ यहाँ पे बहाव जो होता है वो नदी का किसी सोर्स से बहुत तेज़ होता है, यहाँ पर थोड़ा हल्का हो जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिर हो जाता है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर आपकी जो सोर्स से रिवर चली है वो किसी ना किसी ओशन से मिल गई है, इसलिए उसे माउथ कहते हैं। अब रिवर से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स भी हैं, उन्हें देख लेते हैं। आपकी पहली आ जाती है डिसअपीयरिंग स्ट्रीम या फिर अंडरग्राउंड ड्रेनेज। इसका मतलब क्या होता है, कोई सी भी अगर रिवर चलते चलते बहते बहते उसने अपना फ्लो छोड़ दिया है, यानी कि उसमें कम बहाव है और वो नीचे आते आते कम बहाव रह गया, या फिर ड्राई रीजन जहाँ पे गर्मी बहुत होती है उसकी वजह से सूखने लगी, या फिर कम रेनफॉल पड़ने की वजह से वो सूख गई, तो उसे डिसअपीयरिंग स्ट्रीम कहते हैं, यानी कि वो दिखती नहीं है, वो वाली धारा होती है। या फिर हो सकता है वो आपको लैंड के अंदर यानी बीनीथ योर ग्राउंड बह रही हो, इसलिए उसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी कहते हैं। इसको शो करा जाता है, इसको भी मैप पर शो करा जाता है। पैरेलल रिवर, पैरेलल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, ये एक इंग्लिश मीनिंग है, ज्योग्राफिकल मीनिंग नहीं है। आपको याद रखने के लिए पैरेलल का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब होता है ऐसी रिवर जो रिवर या स्ट्रीम हमेशा फ्लो करती रहती है, थिन लाइन, बिल्कुल पतली सी लाइन में वो हमेशा फ्लो करती रहती है। इनलैंड ड्रेनेज कौन सी होती है, इनलैंड ड्रेनेज वो होती है दोज स्ट्रीम दैट फ्लो इन पॉन्ड्स और लेक, यानी कि वो स्ट्रीम्स जो कि मिल जाती हैं पॉन्ड्स या फिर किसी लेक में, वो ओशन तक नहीं पहुंच रही हैं, वो पॉन्ड्स या लेक में मिल जाती हैं। अच्छा, ब्रोकन लैंड और बैड लैंड किसे कहते हैं, ब्रोकन लैंड और बैड लैंड फाउंड अलोंगसाइड बैंक ऑफ रिवर, यानी कि रिवर के तट पे यानी कि किनारे पर वो होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो अनकल्टिवेबल होते हैं भाई, वो उन पे ऊपर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार जब पानी बहता है वहाँ पर इरोजन हो जाता है, सॉइल इरोजन, और वो जो पूरा का पूरा लैंड हो जाता है वो कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल बेकार हो जाता है, इसलिए उसे ब्रोकन लैंड या फिर बैड लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मैन मेड फीचर्स एंड नेचुरल फीचर्स। मैन मेड फीचर्स क्या होते हैं, मैन मेड फीचर्स में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मैन मेड जो इंसानी द्वारा बनाए गए हों, नेचुरल फीचर्स वो जो कि ऑलरेडी नेचुरली अवेलेबल हैं। तो परमानेंट हट्स और टेम्परेरी हट्स आ जाते हैं, ये रेड कलर से बनाई जाती हैं। परमानेंट को पूरा आपको कलर्ड कर दिया जाता है, टेम्परेरी सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की बाउंड्रीज में होते हैं। फिर आ जाते हैं कॉजवेज। कॉजवेज क्या होते हैं, कॉजवेज वो एरिया होते हैं जो कभी कभार जैसे कहीं पर स्ट्रीम बहती है, डिसअपीयरिंग स्ट्रीम, वो सूख गई मान लीजिए, सूखने के बाद लोगों की आदत बन जाती है कि वहाँ पर चलते हैं, बार बार चलते हैं, चलने की वजह से वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बच जाता है, रेज्ड प्लेटफॉर्म। सूखी हुई स्ट्रीम के अंदर आप चलते रहते हैं, लोगों के चलने की वजह से वहाँ पे एक रास्ता सा बन जाता है, तो उसे कॉजवे कहते हैं। ठीक है, आपका ये एनुअल फेयर और लाइम क्लेन क्वारी ये डायरेक्ट प्रिंटेड होता है, इसका आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका टोपोग्राफी शीट में डायरेक्टली लिखा हुआ होगा। इनका बेसिकली कोई कन्वेंशनल साइन वैसे बनाया नहीं गया है। एनुअल फेयर का लिखा हुआ होगा, लाइम क्लेन क्वारी का भी लिखा हुआ होगा। लाइम क्लेन क्वारी का मतलब हो गया, लाइम क्लेन यानी कि चूना पत्थर, क्वारी का मतलब खुदाई, चूने पत्थर की खुदाई जहाँ पर होती है। ठीक है,
मेटल रोड क्या उनसी होती है, रोड्स जो कि प्रॉपर बनी हुई हैं अच्छी तरीके से, उनको इस तरीके से शो करा जाता है, 2 रेड लाइन शो करी जाती हैं। अब आर्टिफिशियल लेक विद एम्बैंकमेंट आपको दिखा देते हैं, दिखने में कैसा होता है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एम्बैंकमेंट कुछ इस तरीके से होता है, मान लीजिए रास्ता है और यहाँ पर ये पानी है, तो जिससे कि पानी ऊपर ना चढ़े इस तरीके से स्लोप बना दिए जाते हैं किनारे की तरफ में, इसे एम्बैंकमेंट कहा जाता है। तो एम्बैंकमेंट किस तरीके से शो होता है, इस तरीके से शो होता है। अब नेचुरल फीचर्स में स्ट्रीम्स आपको बता दिया गया था, स्ट्रीम्स नॉर्मली धाराएं। ब्रोकन ग्राउंड आपको बताया गया था, ब्रोकन ग्राउंड या बैडलैंड। सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले। डिप्रेशन यानी कोई सा भी एक ऐसे एरिया, जैसे प्लेन है, प्लेन में नीचे से एकदम से कुछ डिप्रेस्ड हुआ है, ये डाउन गया तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। ड्राई टैंक। इसके अलावा फिर आपका आ गया इंटरनेशनल स्टेट बाउंड्रीज, इस तरीके से होती हैं, ये प्रिंटेड होते हैं। पीओ का मतलब आपका पुलिस स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस, इस तरीके से हो जाता है, ये सब प्रिंटेड होता है। फिर एक कुछ ट्रैक्स हैं, कार ट्रैक, पैट ट्रैक, फुटपाथ। सेटलमेंट्स मैन मेड सेटलमेंट यानी खूब सारी परमानेंट हेड्स या फैक्ट्रीज वगैरह जहाँ पर होती है उसे सेटलमेंट्स कहा जाता है। ड्राई रिवर विद आइलैंड यानी कि रिवर दिखा दी गई, बीच में आपको एक आइलैंड दिखा दिया गया। ओपन स्क्रब आपको ऐसे ही रिटन लिखा होता है। ओपन मिक्स जंगल भी आपको प्रिंटेड होता है। अब देखिए फॉल 10R करके लिखा होता है, जहाँ पर भी किसी भी नंबर के साथ R लिखा हो, यानी मान लीजिए 15R लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है रिलेटिव हाइट और रिलेटिव डेप्थ, यानी कि ये जगह या तो बाकी नॉर्मल एरिया से 15 मीटर ऊंची है या फिर 15 मीटर डाउन है। तो आप टोपोग्राफिकल मैप जब आप देखेंगे तो अगर वो उस एरिया को रिवर के आसपास हुआ तो जाहिर सी बात है वो डेप्थ होगा, प्लेटूज के आसपास हुआ तो वो हाइट होगा। तो ये चीज़ आपके पर्सनल ह्यूमर पे डिपेंड करेगी कि आप उसको जांच पाते हैं नहीं, कि वो आर का मतलब वहाँ पर हाइट है, ऊंचाई में बात करी गई है या फिर डेप्थ में बात करी गई है। अब जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया वो आ गया लैंड यूज़, कि किस तरीके का लैंड किस तरीके से यूज़ कराया जा सकता है, फिर कौन से कलर से उसे शो कराया जा सकता है। आपको बताया गया था ऊपर जब भी आप पढ़ रहे थे कि रिवर जब यूँ करके फ्लो करती है तो इसे हाईलैंड कहते हैं कि ऊंचाई होता है, फिर ये आ जाता है प्लेन, फिर इसे कहते हैं लो लैंड। ठीक, तो हाईलैंड की अगर हम बात करें, हाई लैंड में वेजिटेशन शोन बाय ग्रीन कलर अलॉन्ग विद ब्राउन कॉन्टूर लाइंस, क्योंकि ऊंचाई है वहाँ पे कॉन्टूर लाइंस आपको दिखेंगी ब्राउन कलर की। वुडन एरिया किस तरीके से दिखाया जाता है, डेंस फॉरेस्ट, ओपन मिक्स जंगल, RF यानी रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इस तरीके से वहाँ पे लिखा होगा, उससे आपको वुडन एरिया पता चलता है। प्लेन्स में क्या होता है, एग्रीकल्चर ज़्यादातर आपको दिखेगा और वो येलो कलर से होगा, एग्रीकल्चर कल्टिवेटेड लैंड। वाइट पैच, सफ़ेद कलर के पैचेस बने हुए होंगे, यानी कि वो बैड लैंड है, उस पर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, या फिर रॉकी एरिया है, उससे आप वाइट कलर से आप पहचान सकते हैं या तो ये बैड लैंड है या फिर ये रॉकी एरिया है। अब अनकल्टिवेटेड लैंड जो होता है उसको पहचानने के और भी तरीके, कि वहाँ पर ओपन स्क्रब, स्टोनी वेस्ट, शीट रॉक आउटक्रॉप, ब्रोकन ग्राउंड, ये सब बना हुआ होगा या लिखा हुआ होगा, उससे भी आप पहचान लेंगे कि ये एरिया अनकल्टिवेटेड लैंड है। आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ये एक ग्रिड बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है शीट रॉक, आपसे पूछ लिया कि एरिया यहाँ का लैंड कैसा है, तो आप उसको बताएंगे भाई ये अनकल्टिवेटेड लैंड है, अनकल्टिवेबल। क्यों, यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर शीट रॉक है और ये वाइट कलर से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अनकल्टिवेटेड लैंड और कहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता, ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। अब आ जाती है आपकी बात लो लैंड्स। लो लैंड्स क्या है भाई, लो लैंड्स कैसे होते हैं, वहाँ पे मियांड्रिंग रिवर्स शोज प्लेन एरियाज। पहली बात, जहाँ पर मियांड्रिंग रिवर्स होंगी, मियांड्रिंग रिवर्स कैसी होती हैं, इस तरीके से जो रिवर्स जा रही होती हैं, ये जो पैटर्न है इसे मियांड्रिंग कहते हैं, इस तरीके से आना, फिर गोलाई, फिर इस तरीके से अंदर आना, इसे मियांड्रिंग रिवर्स कहते हैं। यानी मियांड्रिंग रिवर्स जो होती हैं वो प्लेन एरिया को शो करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, कहीं पर भी अगर डिसअपीयरिंग स्ट्रीम या फिर लाइम स्टोन एरिया है, सॉरी
कहीं पर अगर डिसअपियरिंग स्ट्रीम है तो या तो वो डेजर्ट होगा या फिर लाइमस्टोन एरिया यानी चूना पत्थर का एरिया होगा। डेजर्ट डिसअपियरिंग स्ट्रीम का मतलब क्यों है डिसअपियरिंग स्ट्रीम, क्योंकि ड्राई रीजन है, ड्राई रीजन का मतलब डेजर्ट हो सकता है वहाँ पर भी। और या फिर चूना पत्थर एरिया, क्योंकि चूना पत्थर जो रॉक्स होती हैं वो पानी खूब पीती हैं, तो इस वजह से ये वाली जो स्ट्रीम है वो डिसअपियर हो चुकी है। प्रेजेंस ऑफ कैनाल, वेल, ट्यूबवेल्स एंड टैंक इंडिकेट्स द यूज ऑफ लैंड एग्रीकल्चर बाय मीन्स ऑफ इरिगेशन। यानी कि अगर किसी भी एरिया में अगर आपको कैनाल, वेल, ट्यूबवेल, टैंक्स ये सब चीज़ें दिखती हैं तो उससे पता चल जाता है इसी के थ्रू इरिगेशन होता होगा इस एरिया में। पैनल लाइन वेल्स इंडिकेट अ हायर वाटर टेबल एंड शोन बाय द ब्लू डॉट्स। यानी कि अगर कहीं पर पैनल लाइन वेल्स दिए हुए हैं, आपको लिखा हुआ है कि ये पैनल लाइन वेल्स है, पैनल का मतलब नेवर एंडिंग, यानी कि इन वेल्स में पानी हमेशा रहता है। अगर हमेशा रहता है पानी, इसका मतलब क्या हुआ कि उस जमीन में वाटर लेवल जो है वो अच्छा है, तो वाटर लेवल अच्छा है इसलिए पैनल लाइन वेल्स है। और पैनल लाइन वेल्स को शो कैसे करा जाता है, खूब सारे ब्लू डॉट्स से, इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको लैंड क्या है ये आपको समझने आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। देखिए टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आपके में 3 तरीके के दिए हुए हैं, न्यूक्लिएटेड, लीनियर और स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड। सेटलमेंट्स का मतलब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सेटलमेंट्स का मतलब ये होता है कि मैन इंसान के द्वारा जो जगहों पर लोग रहते हैं, फैक्ट्रीज रहती हैं, बनी हुई होती हैं, या फिर वहाँ पर लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन उस जगह को सेटलमेंट कहते हैं। तो कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं, कहीं पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत है, कहीं पर नहीं है। ये सब चीज़ों के बेसिस पे सेटलमेंट्स को डिफाइन करा गया है। तो एक तरीके से न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स वो इस तरीके से देखते हैं, खूब सारे बॉक्सेस, यानी कि यहाँ पर खूब सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जॉब भी काफ़ी होंगी, यहाँ पर फैक्ट्रीज भी होंगी, एग्रीकल्चर कंपैरेटिवली कम होगा, यहाँ पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होगा, यानी कि ये काफ़ी अच्छी सिटीज़ हैं, उसे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहा जाता है। लीनियर सेटलमेंट्स कैसे होते हैं? लीनियर सेटलमेंट्स वो होते हैं कि भाई एक लाइन में लोग रह रहे होते हैं कुछ एरिया में, थोड़ी थोड़ी दूर में, उसे लीनियर कहा जाता है। ये नॉर्मल होते हैं थोड़े, ना ही यहाँ पर फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, ना ही यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है, ना ही यहाँ पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है। फिर उसका स्कैटर्ड और डिस्पर्स, यानी कि ये कह रहे हैं बहुत दूर दूर लोग रह रहे हैं, बहुत दूर दूर। यहाँ पर कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में थी। ये लोग दूर दूर जहाँ पर रहते हैं यानी स्कैटर्ड रह रहे हैं, उसे स्कैटर्ड सेटलमेंट कहते हैं। अब सॉरी एक हमारा और चीज़ रह गई, इन्फ्रेंग ऑक्यूपेशंस। देखिए आपसे कई बार सवाल ये पूछा जाता है टोपोग्राफिकल शीट, आप इस एरिया से क्या समझते हैं कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा होगा या फिर वो क्या करते होंगे। तो वो हम कैसे पता ला सकते हैं, हम पता ला सकते हैं साइज़ ऑफ सेटलमेंट्स। अगर साइज़ ऑफ सेटलमेंट न्यूक्लिएटेड है तो यानी यहाँ पे जॉब्स काफ़ी हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर थोड़ा कम है। ठीक। टोपोग्राफी ऑफ लैंड, मान लीजिए आप किसी पानी के आसपास के एरिया में रह रहे हैं, नदी है यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पे फिशिंग करते हो लोग, जैसे वेस्ट बंगाल का जो बैंक एरियाज़ हैं, रिवर बैंक एरियाज़ हैं, वहाँ पर फिशिंग बहुत होती होगी। मान लीजिए वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंस या फिर क्वेरीज मतलब खुदाई होती है, तो अगर वहाँ पे माइंस है, क्वेरीज है, तो वहाँ पर माइनिंग काफ़ी होती होगी, वहाँ पर खुदाई काफ़ी होती होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स, मान लीजिए यहाँ पर कम्युनिकेशन लिंक कम है, तो ये तो ज़्यादा हाई फाई जगह है नहीं, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर भी फिर भी ठीक ठाक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम अच्छा चलता होगा। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि साइज़ कैसा है सेटलमेंट का, टोपोग्राफी लैंड की कैसी है, माइंस क्वेरीज है या नहीं है, कम्युनिकेशन लिंक कैसे हैं, इन्हीं के बेसिस पर आप व्यक्ति की ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर जंगल है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, जंगल पे वहाँ पर वुड कटिंग का भी काम हो सकता है, वहाँ पे कैटल रेयरिंग भी हो सकती है, पालन पोषण हो सकता है। वहाँ पर कोई एरिया है वहाँ पर सिर्फ येलो लैंड आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि वहाँ पर
आपका कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑक्यूपेशंस को पता करते हैं। याद रखिएगा ये वाला जो चैप्टर है टोपोग्राफिकल मैप्स का, इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स का, वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस चैप्टर को बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा और बार बार इन वीडियोस के थ्रू आपको देखना पड़ेगा, तभी आपकी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार आपने वीडियो देख ली और आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको बार बार ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, इन पैटर्न्स को दोबारा देखना पड़ेगा और इनकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। आप सभी की बुक्स में लगभग 10 से 15 टोपोग्राफिकल मैप्स दिए हुए होंगे। आपको सबसे अच्छा तरीका है उन टोपोग्राफिकल मैप्स को, इस टाइम आपकी छुट्टियां चल रही हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आप टोपोग्राफिकल मैप लीजिए और कम से कम नहीं तो 10-10, 12-12 मैप करिए 4-5 दिन में, 6 दिन में। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप डालिए अपनी प्रॉब्लम, या फिर मेल करिए saxena.shivansh36@gmail.com पर कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये चैप्टर आपको तभी क्लियर होगा जब आप टोपोग्राफिकल शीट्स को बार बार पढ़ेंगे, बार बार उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बिना ये आपका नहीं हो सकता। तो अभी तक की 3 वीडियोस में हमने ज्योग्राफी के अपने 20 मार्क्स का जो हमारा फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 में जो हमारा ज्योग्राफी के पेपर में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो कम्प्लीटली कर लिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस 20 मार्क्स की किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे और उसमें से कितने अचीव कर पाओगे। हमारा काम था इन्फॉर्मेशन देना, वो हमने आपको इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया किस तरीके से क्या चीज़ पढ़ सकती हैं। अब आपके ऊपर है। इसके अलावा हमारे जो इसमें सेकंड क्वेश्चन आता था 10 मार्क्स वाला, उसके लिए आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आप बार बार मैप्स की प्रैक्टिस करेंगे, इंडियन मैप्स की। उसमें कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मोड है मैथ्स की तरह। तो वो आप पढ़ते रहेंगे तभी आपके समझ में आएगा, वरना आपके नहीं समझ में आएगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो हम कोशिश करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया के लिए। लेंदी है थोड़ा सा, 2 वीडियोज़ आई थिंक इसमें लगेंगी इतनी ही बड़ी बड़ी, लेकिन आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो कोशिश करेंगे इसकी बनाएं। 2-3 दिन में एक दूसरी वीडियो पोस्ट करेंगे, आप उसको भी पढ़िए। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 10th का ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज कर पाएँ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, हमारे पास भी बहुत कम टाइम बचा है कि हम आपको स्कूल्स में ढंग से पढ़ा पाएँ और सारा कोर्सेज बार बार करा के उसके एग्ज़ाम्स और रीटेस्ट वगैरह टेस्ट ले पाएँ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको 10th क्लास में अच्छा स्कोर करना है आने वाले टाइम में, तो आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, स्टे होम।